वेलकम हमारे जीएस इंडिया यूट्यूब चैनल्स पे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं टेस्ट नंबर 59। ये फ्रेंड्स हमारा टेस्ट नंबर 59 है। इससे पहले हमारे 58 टेस्ट आ चुके हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सभी टेस्ट सीरीज सॉल्व कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके फ्रेंड्स। और ये हमारा पार्ट 2 है फ्रेंड्स। ये हमारा पार्ट 2 है चाइल्ड एंड हेल्थ नर्सिंग से। और इसके पहले हमारा पार्ट 1 आ चुका है चाइल्ड एंड हेल्थ नर्सिंग से। ये हमारा पार्ट 2 है। अगर आपने नहीं सॉल्व किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा या स्क्रीन की आई बटन में आप देख सकते हैं। आपको वहाँ पर नोटिफिकेशन अपीयर हो रहा होगा, वहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं फ्रेंड्स। ये टेस्ट सीरीज, ये क्वेश्चन सभी नर्सिंग एग्जाम्स के लिए, ऑल इंडिया एंड अदर कंट्रीज़ के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। और ये स्टाफ नर्स, ऑल स्टेट, एएनएम, जेएनएम, सीएचओ, एमपीपीपी, वेपएम, एमपीएसडब्ल्यू, यूपीसीएचओ, एमपीसीएचओ, बीएफयूएचएस एंड आर्मी नर्सिंग, सीआरपीएफ नर्सिंग एंड ऑल स्टेट्स के फ्रेंड्स जितने भी नर्सिंग एग्जाम्स होते हैं सभी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं फ्रेंड्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा यहाँ पर दिया गया है, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर और अपना आंसर बता सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा आप आंसर बताया करें, अपने कमेंट किया करें, इससे आपका टेस्ट कॉन्फिडेंस अच्छा होगा। एग्जाम्स में आपको हेजिटेशन नहीं महसूस होगी। सभी जो भी एग्जाम्स होने वाले हैं वो सभी क्या होंगे, ऑनलाइन होंगे। यहाँ पर दिया गया फ्लैग साइन, झंडा साइन किस रोग के सूचक है फ्रेंड्स। किस रोग सूचक का मतलब होता है किस डिसीज का इंडिकेटर है। फ्लैग साइन जो होता है वो किस डिसीज का इंडिकेटर होता है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अपना आंसर बताएं, क्या होगा आंसर इसका, कमेंट करें। ऑप्शन इसका बी, क्वेश्चरकर। क्वेश्चरकर जो एक बीमारी होती है, इसमें क्या होता है, इसमें फ्लैग साइन दिखाई देते हैं। अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या होता है, प्रोटीन की कमी हो जाती है तो क्या होता है, फ्लैग साइन अपीयर हो जाते हैं। फ्लैग साइन अपीयर हो जाते हैं। इसके बारे में अभी हम डिटेल से आपको समझाएंगे होता क्या है ये। आपको ये पता होना चाहिए जो क्वेश्चरकर डिसीज होता है ये किसकी वजह से हो जाता है फ्रेंड्स, ये प्रोटीन की कमी से होता है। किसकी कमी से, प्रोटीन की कमी से क्वेश्चरकर डिसीज हो जाता है। और जब बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या होता है, प्रोटीन की बॉडी में कमी हो जाती है तो फ्लैग साइन अपीयर्स होते हैं। कहाँ, हेयर में, बालों में। यहाँ पर देख सकते हैं पेकुलियर चेंज इन द हेयर कलर। बालों का जो कलर होता है वो क्या हो जाता है, चेंज होता है। बिकम द डिसकलर इन द बैंड परपेंडिकुलर टू इट्स एंड लॉन्ग एक्सेस। दिस इज सीन इन द क्वेश्चरकर एंड इंडिकेट द पीरियड ऑफ द सीवियर मल्टीन्यूट्रिशन। इस पर क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या होता है बॉडी में फ्रेंड्स प्रोटीन की कमी हो जाती है तब क्या होता है, ये इसके लक्षण दिखाई देते, किसके, फ्लैग साइन के। और प्रोटीन की कमी से कौन सी डिसीज हो जाती है, क्वेश्चरकर डिसीज हो जाती है। बालों का जो कलर होता है ये क्या होता है, खड़े खड़े बाल हो जाते हैं। इसमें जो फ्लैग साइन में होता क्या है, जो बाल होते हैं ये रंग बिरंगे हो जाते हैं। रंग बिरंगे का मतलब ये होगा भूरे हो जाएंगे या रेडनेस आ जाती है, इनमें भूरे हो जाते हैं, ब्राउन हो जाते हैं या रेडनेस आ जाती है। या कभी कभी बालों का जो कलर होता है यहाँ पर सफ़ेद होगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ ब्लैक होगा, फिर सफ़ेद, फिर ब्लैक, इस तरह आ जाते हैं। ये इस तरह आते हैं, परपेंडिकुलर बेस पे होते हैं। ऐसा लगेगा आपको, ये ट्राइंगल शेप में लगेगा, एक तिरंगे की तरह लगेगा। इसीलिए इसे कहते हैं झंडा साइन कहते हैं हिंदी में। ये मतलब आपको 3 कलर में दिखाई देंगे, ब्लैक और यहाँ पर ब्राउन या रेड होगा, और यहाँ पर क्या होगा, ब्लैक होगा या व्हाइट होगा। इसलिए ये ट्राइंगल शेप में, या आप यूँ कह सकते हैं इसे झंडा शेप में दिखाई देगा आपको। ये कलर रूप में दिखाई देते हैं। जिन बच्चों में क्या होता है, जैसे साउथ अफ्रीका के कुछ कंट्रियाँ हो गई, नाइजीरिया हो गई, और इंडिया में कुछ ऐसे मतलब स्टेट हैं जहाँ पर क्या होता है मल्टीन्यूट्रिशन ज़्यादा होता है, वहाँ पर मतलब कुपोषण के बच्चे ज़्यादा शिकार होते हैं, तो उनके बाल क्या होते हैं, ब्राउन कलर के होते हैं। कुछ ब्राउन कलर के होते हैं, कुछ रेड कलर के होते हैं, और कुछ बाल क्या होते हैं, बहुत परपेंडिकुलर बेस पे क्या होते हैं, खड़े रहते हैं। इसे कहा जाता है क्या, फ्लैग साइन। उम्मीद है समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ सकते हैं, अपना आंसर बताएं, क्या होगा आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का। नवजात शिशु में हीमोग्लोबिन का स्तर कितना होता है, व्हाट इज द हीमोग्लोबिन लेवल इन न्यूबॉर्न बेबी, या न्यूबॉर्न या नियोनेट से यहाँ पर लिख के आ सकता है, ठीक है, न्यूबॉर्न की जगह। तो क्या होगा आंसर इसका, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अपना आंसर बता सकते हैं आप। ऑप्शन इसका बी, 18 ग्राम परसेंट, 18 ग्राम प्रतिशत। यहाँ पर देख सकते हैं नवजात जो बेबी होता है, शिशु होता है, नियोनेट्स होते हैं, उनमें जो हीमोग्लोबिन का लेवल होता है वो कितना होता है, 18 ग्राम प्रतिशत के रूप में होता है। ये एवरेज होता है। इसके बारे में हम आज डिटेल्स में बताएंगे, जो भी कन्फ्यूजन होंगे वो सारे क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं ये एवरेज में होता है, ठीक है। यहाँ पर पहले पढ़ें, नॉर्मल रिजल्ट फॉर द चिल्ड्रेन वेरी। जो बच्चों में ये जो हीमोग्लोबिन का लेवल होता है एचबी का, ये क्या होता है, चेंजमेंट आता है बहुत ज़्यादा लोगों में, ये डिफरेंट होता है। यहाँ पर देख सकते हैं न्यू बॉर्न बेबी का क्या होता है। न्यूबॉर्न बेबी का अगर ऑप्शन में आपको 14 से 24 के बीच मिले, ये लिखा है ग्राम प्रति डेसीलीटर, D/DL का मतलब होता है ग्राम प्रति डेसीलीटर, ठीक है। और यहाँ पर लिखा है और का मतलब होता है या तो ये वाला, अगर ये मिले तब भी सही है, अगर ये मिले तब भी सही होगा। किसके लिए, न्यूबॉर्न के लिए। लेकिन ये यहाँ पर लिखा है 14 से
14 से 24 के बीच, मतलब 14 to 24 के बीच में मिलेगा। हो सकता है आपको 18 मिले यहाँ पर, इसीलिए 18 ऑप्शन हमने एग्जैक्ट आपके लिए लिखा है। कितना? 18। 18 आपके लिए एग्जैक्ट। अगर ऑप्शन में 18 ना हो तो हो सकता है 19 आपको मिले ऑप्शन में, तो 19 भी सही माना जाएगा। ये आपकी नॉलेज के लिए हम बता रहे हैं, क्योंकि मोस्टली क्या होता है, वेरिएशन होता रहता है, बहुत चेंजमेंट आते रहते हैं। तो आपको इतना ध्यान रखना है, जो हीमोग्लोबिन का लेवल होगा न्यू बॉर्न में वो कितना होगा, 14 से 24 के बीच में होगा, 14 to 24 के बीच में। यहाँ पर भी ध्यान देना, ये क्या लिखा है, ये ग्राम प्रति डेसीलीटर लिखा है। अगर ये ग्राम प्रति लीटर में लिखा होगा तो इस तरह लिखा होगा, ये ग्राम प्रति लीटर में लिखा है, ये डेसीलीटर में लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये होगा 140 से 240 के बीच में, ये एवरेज है। इतने के बीच में भी हो सकता है, मतलब कि 140 का मतलब 150 के बीच में हो सकता है, 180 हो सकता है। लेकिन जब भी ऑप्शन ये इस तरह का पूछेगा तो यही आपको मिलेगा, ठीक है। और ये भी मिलेगा एवरेज में। एग्जैक्ट में ध्यान रखिए, 18 मिले, 19 मिले, अगर 18 ना हो तब भी सही होगा, 20 होगा तब भी सही होगा, क्योंकि 19 20, 18 19 20 ये क्या होते हैं, एवरेज के रूप में आते हैं। और ये 14 से 24 के बीच वाले, 14 से 24 का बीच का ये क्या है, रेंज है। 14 to 24 के बीच का क्या है, ये रेंज है। 18 19 या 20, इन तीनों में से हमेशा एक ही मिलता है। अगर एग्जैक्टली 18 19 मिले तो ये ऑप्शन 100% आपके सही होंगे। लेकिन एक बात का और ख्याल रखना है आपको, यहाँ पर ग्राम प्रति DL लिखा होना चाहिए, डेसीलीटर, या अगर वो पर लीटर पूछेगा तो ग्राम प्रति L लिखा होना चाहिए। इसका मतलब होता है ग्राम पर लीटर। तो ये होगा 140 to 140 to 240, 140 से 240 के बीच वाला। ये भी बात ध्यान रखनी है आपको, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पर। इन्फेंट के लिए आप बात करते हैं, यहाँ पर इन्फेंट के लिए, इन्फेंट क्या होता है, न्यू बॉर्न क्या होता है। बताया था न्यू बॉर्न होता है जब वो जन्म लेता है तो 28 दिन के बीच वाला बच्चा जो होगा वो न्यू बॉर्न कहलाएगा। इन्फेंट क्या होता है, 0 से 12 मंथ तक का बच्चा, जो 12 मंथ, 0 to 12 मंथ या 12 महीने तक का बच्चा इन्फेंट कहलाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ जो इन्फेंट का जो एवरेज में आएगा, क्या रेंज आएगी उसकी हीमोग्लोबिन की, वो होगी 9.5 से 13 ग्राम प्रति डेसीलीटर, ग्राम पर डेसीलीटर। DL का मतलब होता है डेसीलीटर। अगर ये डेसीलीटर में दिया गया, अगर लीटर में दिया जाए, एल पे बहुत फोकस करें, ठीक है। अगर लीटर में दिया जाए तो आपको इस तरह बताना होगा 95 to 130 ग्राम पर लीटर। दोनों चीज़ें बात एक ही है, ठीक है, बात एक ही है, लेकिन यहाँ पर लीटर में बताया गया है और यहाँ पर डेसीलीटर में बताया गया है। और अगर इसका एवरेज आपसे पूछ लिया जाए कि इन्फेंट का कितना होगा, तो आप इसका एवरेज बता सकते हैं 10 के आसपास होगा, 10 या 11। लेकिन कभी आपको इतना ज़्यादा कम डिफरेंस नहीं मिलेगा, काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन होगा। 10 लिखा होगा तो फिर 16 होगा, 15 होगा, 15 होगा, 20 होगा, इस तरह लिखा मिलेगा आपको। तो आपको इतनी बात ध्यान रखनी है कि ये एवरेज में लिखा हुआ है यहाँ पर, ये जो रेंज है कि इतने से इतने के बीच में अगर बेबी का होता है, ज़रूरी नहीं है कि सभी इन्फेंट का एक ही हो। यहाँ पर लिखा है ये बात कि वेरी होता है चिल्ड्रन में, मतलब बहुत ज़्यादा बदलाव होता है, बहुत ज़्यादा चेंजमेंट आता है, तो इसलिए क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो यहाँ पर ये डाटा बताया गया है आपको कि इतने के बीच में अगर होगा, 9 से 13 के बीच में होगा तो क्या होगा, नॉर्मल होगा और सही माना जाएगा। यहाँ पर लीटर में, यहाँ पर डेसीलीटर में है। अब इसके बाद हम बात करते हैं जो एडल्ट होते हैं, मेन के लिए क्या होता है। नॉर्मल पर्सन्स के लिए जो हीमोग्लोबिन लेवल होता है मेन के लिए, वो कितना होता है, 13.5 से 17.5, मतलब 13.5 से 17.5 के बीच में होना चाहिए। लेकिन कैसा होना चाहिए, ग्राम प्रति DL, मतलब डेसीलीटर। ये यहाँ पर लिखा है ग्राम पर डेसीलीटर। तो ये बात ध्यान रखनी है आपको कि 13 से 17.5, मतलब 13.5 से 17.5 के बीच में है तो वो नॉर्मल होगा। किसके लिए, मेल पर्सन के लिए, मतलब मेन पर्सन के लिए, मतलब पुरुष के लिए, ठीक है। अगर वो महिलाओं के लिए बात करें कि महिलाओं का हीमोग्लोबिन लेवल कितना होता है नॉर्मल वाला, तो नॉर्मल वाला जो महिलाओं के लिए होता है, वुमेन के लिए या फीमेल के लिए, तो वो होता है 12 से 15 के बीच में, 12 से 15.5 के बीच में। मतलब ये इंग्लिश में यहाँ पर पढ़ सकते हैं 12 to 14.5 ग्राम पर लीटर, 14.5 ग्राम पर लीटर। तो कभी कभी ये नहीं मिलता, आपको लिखा होगा G/DL, इसका मतलब ग्राम पर डेसीलीटर, ग्राम पर डेसीलीटर। तो आपको ये रेंज सभी याद रखनी है। यहाँ पर 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे हैं आपके लिए, ध्यान रखिए। आप इसे क्वेश्चन के तौर पर भी लिख सकते हैं कि इन्फेंट का कितना होता है, न्यू बॉर्न का कितना होता है, मेल का कितना होता है, फीमेल का कितना होता है, ठीक है। अगर आप मेडिकल्स रिपोर्ट कोई भी देखते होंगे, पैथोलॉजी रिपोर्ट, तो उसमें यही चीज़ें मेंशन होती हैं। इतने इतने के बीच वाला ये महिलाओं का सही माना जाएगा, इतने से इतने के बीच वाला पुरुषों का या मेल का सही माना जाएगा। तो ये सभी डाटा आपको कंप्लीट रखना है, ठीक है। अगर कहीं आप ड्यूटी भी करते हैं नर्सिंग हॉस्पिटल में या कहीं भी, तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। ओके, समझ गए होंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये सारी चीज़ें जानना।
यहाँ लिखा है लो हीमोग्लोबिन क्या होगा, किसको हम बताएंगे कि आपका हीमोग्लोबिन कम है। यहाँ पर आप समझ सकते हैं काउंट इज जनरली डिफाइंड लेस देन 13.5 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन पर डेसीलीटर, या यूं कह सकते हैं हम यहाँ पर कि जैसे 13.5 से 13 से 13.5 से कम होगा तो उसको हम कहेंगे लो हीमोग्लोबिन है। वो मेल में क्या होगा, लो हीमोग्लोबिन है। मेल के लिए अगर 13.5 से कम है तो वो मेल के लिए क्या होगा, लो होगा। यहाँ पर क्योंकि हमने रेंज बताई 13.5 टू 17.5, ये बीच का है। अगर इससे 13 से कम चला जाएगा तो उसको कहेंगे लो हीमोग्लोबिन है, किस पे, मेल पर्सन पे है, ठीक है। अब इसके बाद हम, और अगर लीटर पे पूछा जाएगा, ये हमारा डेसीलीटर पे है, अगर लीटर पे पूछा जाएगा पर लीटर के हिसाब से तो 135 लिख के आएगा। 135 ग्राम पर लीटर के हिसाब से आएगा, मतलब 135 G/L 135 ग्राम पर लीटर के हिसाब से आएगा तो ये लिखेंगे। लेकिन आपको मोस्टली डीएल वाला डाटा मिलेगा, ठीक है, डीएल वाला डाटा। और मिल, और ये तो मेल के लिए डाटा था। अब फीमेल के लिए क्या होगा, जब फीमेल का क्या होगा, फीमेल का डाटा 12 to 15 होता है। अगर वो 12 से कम हो जाएगा तो वो क्या होगा, फीमेल के लिए लो हीमोग्लोबिन होगा। ये सभी डाटा इंपॉर्टेंट हैं, आप इसे लिख लें, याद कर लें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर हमारा 3। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में करवाया भी है और आया भी है एग्जाम्स में। बताएं अपना आंसर, क्या होगा आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर दिया है कॉप्लिक स्पॉट किस रोग की विशिष्ट पहचान है, या कॉप्लिक स्पॉट किस रोग में दिखाई देते हैं। यहाँ पर लिखा है कॉप्लिक स्पॉट आर द स्पेसिफिक आइडेंटिटी ऑफ द विच डिसीज। क्या होगा आंसर इसका, ऑप्शन है इसका सी, खसरा। इसी को कहते हैं मेजल्स, क्या कहते हैं, मेजल्स कहते हैं। तो ऑप्शन इसका सी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। खसरा होता क्या था, जो बेबी के जो गाल होते हैं ना, जो बच्चों के गाल होते हैं, गालों के इंटरनल साइड में, अंदर, गालों के अंदर साइड में, दांतों की तरफ क्या होता है, गालों में क्या होता है, छोटे छोटे व्हाइट कलर के क्या होते हैं, एक दाने पड़ जाते हैं, ठीक है, या छाले पड़ जाते हैं, उसको क्या कहते हैं, कॉप्लिक स्पॉट कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, कॉप्लिक स्पॉट कहते हैं। ये बेबी के अंदर वाला पार्ट होगा, ठीक है, गाल के अंदर वाला, मतलब स्किन, इंटरनल स्किन के पार्ट होगा, दांतों की तरफ वाला। तो वहाँ पर क्या होता है, कॉप्लिक स्पॉट दिखते हैं। और कॉप्लिक स्पॉट ये गालों के अंदर की तरफ दिखते हैं, अंदर से। ये महीन क्या होते हैं, व्हाइट कलर, ब्राउन कलर के क्या होते हैं, दाने होती हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप, नेक्स्ट पॉइंट लिखा है जो कॉप्लिक स्पॉट ड्राइव्स द डॉक्टर्स हेनरी कॉप्लिक ऑफ न्यूयॉर्क हु डिस्क्राइब्ड देम इन 1896। इन्होंने कॉप्लिक स्पॉट की खोज 1896 में की थी, और इन्हीं के नाम पर इनका नाम था डॉक्टर हेनरी कॉप्लिक। क्या नाम था, डॉक्टर हेनरी कॉप्लिक नाम था। और इन्हीं के नाम पर क्या किया गया था, इस बीमारी का नाम, मेजल्स का जो मेजल्स में लक्षण दिखते हैं, इसी बीमारी का नाम क्या कर दिया गया था, ये नाम रख दिया गया, कॉप्लिक स्पॉट नाम रख दिया गया था। किनके नाम पर, हेनरी कॉप्लिक डॉक्टर थे, ये न्यूयॉर्क थे। न्यूयॉर्क कहाँ है, अमेरिका में है। और खोज कब की थी इन्होंने, 1896 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर हमारा 4 पढ़ सकते हैं, अपना आंसर बता सकते हैं। जन्म के समय नवजात शिशु की लंबाई कितनी होती है। यहाँ पर देख सकते हैं जन्म के समय, यहाँ पर पूछ रहा है बर्थ टाइम में जो शिशु का लेंथ होता है, नियोनेट्स का जो, या न्यू बॉर्न बेबी का जो लेंथ होता है वो कितना होता है, लंबाई कितनी होती है, लेंथ बता सकते हैं। आंसर अपना, आंसर होगा आफ्टर, मतलब आफ्टर बर्थ जो नियोनेट्स बेबी होता है उसका जो लेंथ होता है वो कितना होता है। ऑप्शन है इसका डी, 45 से 55 के बीच में होता है। ये एवरेज है, अभी हम बात करते हैं इसमें डिटेल्स में। यहाँ पर आप समझ सकते हैं, अगर ऑप्शन में आपको 45 से 55 के बीच में, मतलब 45 से 55 के बीच में मिले, ऑप्शन सही माना जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, इंच में दिया जाता है, किसमें, इंच में। तो आपको ध्यान रखना है 20 इंचेज होगा, कितना, 20 इंच। और 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 2.54। ये बात लिख लो, एग्जाम में पूछा जा चुका है नर्सिंग एग्जाम्स में, कि 1 इंच में 1 जो इंच होता है, 1 इंच में 2.54 क्या होते हैं, सेंटीमीटर होते हैं। ये बात लिख लें, याद कर लें, ठीक है। ये पैमाना, आप मेजरमेंट आपको आना चाहिए, एग्जाम्स में पूछा गया है, नर्सिंग एग्जाम्स में, ठीक है। और इंच में आपको ध्यान रखना है, इंच में नॉर्मल जो होता है एवरेज के हिसाब से, यहाँ पर क्या है, रेंज दी गई है, रेंज, ठीक है, रेंज दिया गया है। रेंज में नहीं आपको, यहाँ पर अगर एग्जैक्ट मिल जाए 50 सेंटीमीटर, नॉर्मल बेबी का बर्थ के टाइम जो होता है वो क्या होता है, लंबाई होती है 50 सेंटीमीटर लगभग में होता है, ठीक है। ये इसका एवरेज में है। अगर ये रेंज दिया गया है 45 से 55, 45 टू 55 के बीच में, और यहाँ पर दिया गया है बर्थ के समय, अगर ये इंचेज में लिखा है 20 इंच,
तो 20 इंच को जब कन्वर्ट करोगे तो लगभग वो 50 के आसपास मिलेगा आपको। तो इसलिए इंच में भी ध्यान रखो और एवरेज में ध्यान रखो और रेंज क्या होती है उसका, इसके बीच में। जरूरी नहीं कि आप अगर 50 भी होगा तो तब भी होगा, 51 भी होगा तब भी होगा, आंसर तब भी सही माना जाएगा। लेकिन क्या होगा, जब भी एग्जाम्स में होगा तो इतना कम अंतर नहीं मिलेगा, 10 या 20 का अंतर मिलेगा आपको। तो आप 10 या 20 का आपको डिफरेंस मिलेगा, तो आप जनरली क्या करेंगे, उससे फाइंड कर लेंगे आंसर अपना। और भी देख सकते हैं यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लिखा है कि कभी कभी हो जाता है वहाँ पर 18 पॉइंट लिखा हो, यहाँ पर 20 दिया गया है, तो 20 को जब कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में तो ये 50 के आसपास आएगा, ठीक है, 50 के आसपास। जब 18 को कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा 14.7 सेंटीमीटर। इसका मतलब अभी हमने बताया था जो नॉर्मल होगा वो कितना होगा, 45 से 50 के बीच में होगा, लेकिन यहाँ पर 60 भी लिखा हुआ है। कभी कभी क्या होता है 18 से 22 के बीच में दिया होता है ऑप्शन में, इंच के रूप में, 18 से 22 के रूप में। लेकिन ये जो भी डाटे हम बता रहे हैं, ये वाला, तो आपको एग्जाम्स में एक ही मिलेगा, ठीक है, सारे नहीं मिलेंगे आपको। लेकिन आपको जानकारी होना चाहिए, क्योंकि क्या होता है सभी का डाटा, सभी का हेल्थ, सभी का जो एवरेज होता है क्या होता है एक जैसा नहीं होता, ये रेंज में लिया जाता है, कोई छोटा बड़ा किसी भी तरह हो सकता है। इसलिए रेंज में आपको 18 to 20 के बीच वाला डाटा सही होगा, ठीक है। अगर आपको नंबर्स में ये 45 to 55 मिल जाए तब भी आपका आंसर सही होगा, लेकिन मोस्टली आपको यही मिल जाएगा, ठीक है। अगर एवरेज में मिलेगा तो आपको मोस्टली मिलता है 50 सेंटीमीटर मिलता है, मतलब 50 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर हमारा 5 नंबर पढ़ सकते हैं। नवजात शिशु के पहले मल को क्या कहते हैं, व्हाट इज द फर्स्ट स्टूल ऑफ द न्यू बॉर्न बेबी इज कॉल्ड, या कॉल्ड किया जाता है, क्या कहा जाता है, बताएं आंसर। ऑप्शन है इसका सी, मिकोनियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मिकोनियम कहा जाता है। व्हाट इज द फर्स्ट स्टूल ऑफ न्यू बॉर्न बेबी के क्या कहा जाता है, मिकोनियम कहा जाता है। नीचे डिटेल्स बता रहे हैं, इसमें समझ लीजिए आप। मिकोनियम को हिंदी में इस तरह लिखा जाएगा, आपको ऑप्शन में इस तरह मिल सकता है। इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में कंफर्म कर ले यहाँ, लेकिन हिंदी इंग्लिश दोनों से कंफर्म कर तो ज़्यादा अच्छा होता है। मिकोनियम इज द अर्ली stool passed by the newborn soon after the birth before the baby start to feed and digest the milk, यह फार्मूला यहाँ पर बताया गया कि जो भी बेबी का क्या होता है, पहला जो मल होता है, स्टूल होता है, जब वो मिल्क डाइजेस्ट करता है तो उसको क्या कहते हैं, मिकोनियम के नाम से जाना जाता है। फिर लिखा है सम केसेस, कुछ केसेस में क्या होता है, द बेबी पासेज द मिकोनियम फाइल स्टिल इनसाइड द यूट्रस, दिस कैन हैपन व्हेन बेबी आर अंडर द स्ट्रेस ड्यू टू द डिक्रीज इन ब्लड एंड ऑक्सीजन सप्लाई। क्या क्या हो इसमें बताया गया, जब बेबी कभी कभी क्या होता है, जब मिकोनियम कब हो जाता है बेबी को, जब वो इनसाइड द यूट्रस, यूट्रस के अंदर होता है, तब भी बेबी को क्या होता है, ये मिकोनियम हो सकता है। और ये बेबी को तब होता है जब वो अंडर स्ट्रेस, मतलब स्ट्रेस में चला गया हो, कौन, बेबी, तब ऐसा होता है। और ये जब उसको मिकोनियम हो जाएगा, यूट्रस के अंदर जब हो जाएगा, उसको बेबी को मिकोनियम से जब हो जाएगा, तो इसमें प्रॉब्लम्स क्या आती है, उसके ब्लड लेवल में ऑक्सीजन सप्लाई क्या होती है, कम हो जाती है। ऑक्सीजन सप्लाई में क्या होता है, बाधा आती है। क्वेश्चन नंबर है हमारा 6, पढ़ सकते हैं, अपना आंसर बता सकते हैं। किस नियोनेट्स बेबी को LBW माना जाता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट किया करें, आपको अनुभव होगा, इससे एक्सपीरियंस होगा। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट एनी पर्सन, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ओके। यहाँ आपका कोई भी रिचार्ज नहीं लगता, कोई पैसा नहीं लगता, इसलिए आप अपना जरूर व्यू दिया करें क्या आपके आंसर हैं। इससे आपका टेस्ट कॉन्फिडेंस अच्छा होगा, आपका माइंड एक एक्यूरेट उस पर काम करेगा। विच नियोनेट्स बेबी इज कंसिडर दी LBW, LBW का मतलब होता है लो बर्थ वेट, मतलब ऐसा बेबी, वो कौन सा बेबी होगा जिसे कम वजन वाला माना जाएगा जब वो पैदा होगा या बॉर्न होगा, तो वो कौन सा बेबी होगा, नियोनेट्स बेबी का मतलब यहाँ पर कभी नियोनेट्स की जगह न्यू बॉर्न मिल जाएगा आपको, तो इसका न्यू बॉर्न और नियोनेट्स ये क्या है, एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, ठीक है, पर्यायवाची शब्द हैं। तो क्या होगा आंसर इसका, ऑप्शन इसका सी, 2.5 kg से कम होगा तो वो बेबी, नियोनेट्स बेबी को LBW माना जाएगा, मतलब कम वजन वाला माना जाएगा उसका, वो उसका जो वजन हैगा वो कम होगा। और ये तब होता है जब क्या होगा, वो क्या होता है, समय से पहले क्या होता है, उसका जन्म हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लिखा है 2.5 kg से कम होगा, ये तो 2500 ग्राम, 2500 ग्राम, 2500 ग्राम मिल जाएगा ऑप्शन में। अगर ये नहीं लिखा होगा, अगर ग्राम में कन्वर्ट करके देते हैं ना कभी कभी, तो क्या होगा, 1 kg में कितने ग्राम होते हैं, ये बात लिख लो। एक kg में 1000 ग्राम होते हैं, कितने, 1000 ग्राम होते हैं। तो 2 kg में कितने होंगे, 2000 ग्राम होंगे। और यहाँ पर लिखा 0.5, तो इसका मतलब इसमें 500 ग्राम होंगे, तो इसका मतलब हो गया 2500 ग्राम होंगे, 2500 ग्राम होंगे। तो ये हमने कन्वर्ट करके लिखा है। अगर इसकी जगह आपको मिल जाए 2500 ग्राम से कम, तो आपका आंसर सही होगा यही, ओके।
लेकिन ऑप्शन में मोस्टली ये मिल जाता है। अगर नहीं मिलेगा तो आपका ये 2500 वाला आंसर सही होगा। ठीक है, 2500 ग्राम से क्या होगा, कम होगा। ठीक, और LBW का फुल फॉर्म पूछा गया कई बार, तो लो बर्थ वेट होता है, यहाँ से लिख लें और कन्फर्म कर लें। क्वेश्चन नंबर हमारा 7, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ सकते हैं, अपना आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 पे दिया गया है कि किस आयु के पश्चात अखाद्य वस्तुओं के भक्षण की आदत पाइका कहलाती है। पहली बात आपको पता होना चाहिए पाइका होता क्या है। ठीक है, पाइका का मतलब होता है जो बच्चे क्या करते हैं, मिट्टी इट्टी खाने लगते हैं, कागज़ के टुकड़े खाने लगते हैं, लकड़ी के टुकड़े खाने लगते हैं, उसको पाइका कहा जाता है। ठीक है, अभी हम और डिटेल में समझा देंगे। इंग्लिश में पढ़ लें यहाँ पर अच्छे से। अब इंग्लिश में यहाँ पर पढ़ सकते हैं। यहाँ पर लिखा है आफ्टर विच एज हैबिट ऑफ ईटिंग नॉन एडिबल आइटम्स इज कॉल्ड द पाइका। तो वो शुरू हो जाता है, वो किस उम्र के बच्चे क्या करते हैं, मिट्टी इट्टी खाने लगते हैं, आफ्टर 2 ईयर्स। ऑप्शन है इसका ए, 2 साल के बाद क्या होते हैं बच्चे पाइका स्टार्ट कर देते हैं। पाइका एक टर्म्स होता है मेडिकल्स में, इसलिए इसको हम डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पर, अच्छे से समझ जाएंगे आप पाइका होता क्या है। 2 वर्ष की एज के पश्चात बच्चों में पाइका की आदत देखने को मिलती है, मतलब वो मिट्टी इट्टी धूल के कण खाने लगते हैं, इसे पाइका कहते हैं। ये बात समझो। जीवन के दूसरे या तीसरे वर्ष के दौरान ऐसा अधिक देखा जाता है, दूसरे या तीसरे वर्ष के दौरान। लेकिन ऑप्शन में अगर दूसरा वर्ष दिया गया तो यही सही माना जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में 2 ईयर्स दिया गया या 2 ईयर्स को चेंज कर देंगे, 24 मंथ लिख देंगे, तब भी आंसर सही होगा। क्योंकि एक साल में 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ होते हैं। तो 12 2 जा 24, तो 12 आपको 24 महीने भी मिल जाएगा, 24 मंथ भी देखने को मिल सकता है। तो इसलिए आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है कि 24 मंथ मिल सकता है, 24 मंथ या 2 ईयर्स। लेकिन जब 2 ईयर्स ऑप्शन में ना हो तो 3 साल सही माना जाएगा। ठीक है, जब ऑप्शन में ना हो, बाय द वे आपको ऑप्शन में यही मिलेगा 2 साल। ठीक है, पाइका क्या होता है यहाँ पर समझ सकते हैं इंग्लिश में, craving the chewing the substances that have no nutritional value such as the ice, clay, soil, paper। इसका मतलब होता है बर्फ के टुकड़े, मिट्टी के टुकड़े, ये जो मृदा होती है, धूल कण होते हैं, पेपर्स होते हैं, इनको बच्चे खाने लगते हैं, इसको पाइका कहा जाता है। ठीक है, और ये क्या करते हैं, उनके बीमारी प्रोड्यूस करते हैं उनकी बॉडी में। और एक पॉइंट यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट लिखा है, मोस्टली जो महिलाओं में देखी जाती है, लिखा है इनीमिया का जो महिलाओं में कारण होता है ना, यूजुअली फ्रॉम द आयरन डिफिशिएंसी, आयरन की कमी के कारण होता है। मे बी द अंडरलाइन द काजेस टू द पाइका इन द प्रेग्नेंट वुमेन। जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं ना, उनकी बड़ी आदत होती है कि वो उनको क्या करते हैं, मिट्टी खाने की बहुत आदत हो जाती है उनकी। क्या होती है, मिट्टी खाया करती हैं। जो जहाँ पर क्या होता है खाना बनाया जाता है, चूल्हा जिसे बोलते हैं, मिट्टी के जो होते हैं चूल्हे, या उनको जहाँ से भी वो एक क्या होता है प्रेग्नेंट टाइप की मिट्टी मिल जाती है, सॉयल मिल जाती है या क्ले मिल जाती है, तो उस मिट्टी को क्या करते हैं, वो पकी हुई जो मिट्टी होती है ना चूल्हे के अंदर वाली, उस मिट्टी को महिलाएं क्या करती हैं, खाना बहुत पसंद करती हैं। इस वजह से उनको इनीमिया हो जाता है। इस वजह से उनके अंदर क्या होता है, इनीमिया हो जाता है, और ये आयरन की कमी के कारण होता है। ये भी बात ध्यान रखना है। लेकिन जो पाइका का इस्तेमाल करती महिलाएं, बहुत ज़्यादा महिलाएं होती हैं जो मिट्टी खाना बहुत पसंद करती हैं। कुछ महिलाएं ऐसी भी होंगी, कुछ लेडीज जो अभी हमारा वीडियो भी देख रही होंगी, कुछ ऐसी भी होंगी जो हमारा वीडियो भी देख रही होंगी, उनको पता होगा क्या होगा, उनको बहुत अच्छा लगना है। प्रेगनेंसी के टाइम क्या होता है, उनको पाइका खाना, मिट्टी के कण खाना, पेपर खाना, लकड़ी खाना, ज़्यादातर महिलाएं क्या करती हैं, मिट्टी खाती हैं, किले वाली मिट्टी जो चूल्हे के अंदर क्या होती है, यहाँ पर उसको खोद डालती हैं, खोदने के बाद क्या करती है, उसको खाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखा, क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है, यहाँ पर पढ़ सकते हैं इस पर। क्या लिखा है, नवजात शिशु में किसे साइलेंट किलर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर इंग्लिश में देख सकते हैं SILENT या साइलेंट किलर, KILLEREL स्पेलिंग लिख लें। यहाँ पर इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं किया, यहाँ पर देख सकते हैं आप। ऑप्शन क्या होगा, नवजात शिशु में साइलेंट किलर के नाम से किस बीमारी को जाना जाता है। ऑप्शन है इसका ए फ्रेंड्स, हाइपोथर्मिया कहा जाता है, ऑप्शन ए। यहाँ पर हम बताएंगे इस पर डिटेल्स में होता क्या है ये हाइपोथर्मिया। ये जो साइलेंट किलर कहा जाता है, ये हाइपोथर्मिया को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, जो व्यक्ति बहुत लंबे समय तक क्या होता है, तापमान पर रहता है। ठीक है, मतलब बहुत कम तापमान पर, और ये हमेशा विंटर सीजन में देखा जाता है, सर्दी के टाइम में देखा जाता है। या बच्चों में कहें तो बच्चों में जब देखा जाएगा तो बच्चे क्या होते हैं, साइलेंट किलर की वजह से उनकी मौत हो जाती है। हाइपोथर्मिया उस प्रोसेस को कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें पता नहीं चल पाता वो बच्चे कब उनका डेथ हो गया। ठीक है, और यहाँ पर लिखा है आपके यहाँ पर हाइपोथर्मिया के बारे में पढ़ लो अच्छे से। पहले लंबे समय तक तापमान
तापमान पर रहने पर एक्सपोजर के कारण क्या होता है, जब ठंडे तापमान के संपर्क में आते हैं तो शरीर का जो उत्पादन करने की जो हीटिंग होती है वो खोने लगती है, मतलब कम होने लगती है। जब आप कभी बहुत ठंडे तापमान में जाएंगे तो आपको बहुत ठंड महसूस होगी, इसका मतलब आपकी जो एनर्जी है, हीटिंग वाला पॉइंट है, वो क्या होगा, हीट आपकी कम होगी, आपके जो हाथ पैर होंगे वो ठंडे पड़ने लगेंगे तो इसके बॉडी का जो हीटिंग लॉस होगा, जो आपका एनर्जी होगा वो लॉस होगा और आपकी जो बॉडी होगी वो हीट प्रोड्यूस करना कम कर देगी। जब हीट प्रोड्यूस करना कम कर देगी तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, हाइपरथर्मिया कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइपरथर्मिया करते हैं और हमारी बॉडी में हीटिंग कम बचेगी और इसी वजह से बहुत से बच्चों में भी और लोगों में क्या होती है, मौत का कारण बन जाता है। इसलिए इसे साइलेंट किलर के नाम से जाना जाता है। लोग समझ भी नहीं पाते, कोई बीमारी भी नहीं थी और व्यक्ति खत्म हो गया। जैसे एक बाबा थे, बूढ़े थे, वो क्या हुए थे, साइलेंट किलर की वजह से ही खत्म हो गए थे। ठीक है, साइलेंट किलर की वजह से ही बूढ़े लोग खत्म हो जाते हैं, उन लोग को जान ही जब नहीं पाते, लोग कहते रहे तो सोते रहे, सोते सोते खत्म हो गए। तो यही कारण होता है उनका। ठीक है, ठंड लग जाती है और उनका जो बॉडी होता है, थर्म मतलब होता है तापमान, मतलब टेम्परेचर को प्रोड्यूस नहीं कर पाती उनकी बॉडी एक्स्ट्रा, और उनका जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो एकदम लो पड़ जाता है, कम हो जाता है, इसलिए बॉडी के पार्ट अच्छे से काम नहीं करते और बाबा क्या होते, खत्म हो जाते दादा लोग। ठीक है, यहाँ पर आप समझ सकते हैं पॉइंट्स जो मेंशन किए हैं। साइन और सिम्टम्स क्या होते हैं, कांपने लगते हैं, सिवरिंग होता है, स्लर्ड होता है, मम्बलिंग होता है, बोलने में उनको बड़ी गड़गड़ाहट महसूस होती है, हकलाहट महसूस होती है और कांपते रहते हैं। ये क्या है, हाइपोथर्मिया के लक्षण हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पर, हाइपोथर्मिया इज द कंडीशन व्हेन योर ब्लड ग्लूकोज लेवल्स आर टू लो। यहाँ पर भी क्या होता है, सॉरी यहाँ पर एक हमारा पॉइंट था, नेक्स्ट पॉइंट, उसमें हमने ऑप्शन में मेंशन किया हुआ था। हाइपोथर्मिया के लिए आप यहाँ पर ये जो लिखे ये हाइपोथर्मिया के बारे में, कांपते हैं। हाइपोथर्मिया का मतलब होता है बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है और इसी वजह से साइलेंट किलर हो जाता है, मतलब अचानक मौत हो जाती है। यहाँ पर एक पॉइंट ऑप्शन में दिया गया है हाइपोग्लाइसीमिया, उसको हम बता रहे हैं यहाँ पर क्या है। हाइपोग्लाइसीमिया में क्या होता है, ब्लड का जो लेवल होता है, ब्लड शुगर जो होता है वो बहुत कम हो जाता है, इस प्रोसेस को हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। ये चीज़ लिख लो, कई बार एग्जाम में पूछा गया हाइपोग्लाइसीमिया क्या होता है। हाइपोग्लाइसीमिया में क्या होता है, जो शुगर लेवल होता है ना, चीनी का लेवल होता है, ब्लड शुगर लेवल या ग्लूकोज लेवल, वो ब्लड में बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। इस प्रोसेस को या इस डिसीज को हाइपोग्लाइसेमिया कहते हैं। लिख लें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसके पहले हमने बात किया था वो बताया था हाइपोथर्मिया के बारे में, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया था इसलिए हमने सोचा आपको बता दूं यहाँ पर। ठीक है, ये हाइपोग्लाइसेमिया है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ सकते हैं, अपना आंसर बताएं जल्दी से। बच्चों में साधारणतया कौन सा फ्रैक्चर हो जाता है, यहाँ पर पूछा गया कॉमनेस्ट फ्रैक्चर जो बच्चों में अकर्ष होता है वो कौन सा होता है जो हमेशा हो जाता है फ्रैक्चर्स। ऑप्शन है इसका ए, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर हो जाता है। बच्चों में जो साधारणतया ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर हो जाता है, हम आपको यहाँ पर डिटेल में समझाते हैं बच्चों में ग्रीन स्टिक जो फ्रैक्चर होता है वो होता क्या है। आप मान लो कि कोई भी प्लांट है ये, ठीक है, ये प्लांट है, इसमें कई सारी ब्रांचेज हैं और इसको आप कोई भी ब्रांच को आप तोड़ेंगे तो क्या होगा, ये कंप्लीटली रूप से टूटती नहीं है, यहीं से क्या होती है, फ्रैक्चर हो जाती है, मतलब उसी में लगी रहेगी लेकिन फिर भी क्या होगी, थोड़ा बहुत लट जाती है। इसी को ग्रीन फ्रैक्चर कहते हैं। बच्चों की जो हड्डियां होती हैं वो सेपरेटली अलग नहीं होती। यहाँ पढ़ सकते हैं आप इंग्लिश में, आ ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर्स अकर्स व्हेन अ बोन बेंड्स और ब्रेक। बोन जो होती है बेंड हो जाएगी, झुक जाएगी, ब्रेक हो जाएगी, बट डज नॉट ब्रेक इनटू टू सेपरेटेड पीसेज। लेकिन बोन इस तरह, ये मान लो बोन है तो बोन इस तरह से नहीं कि यहाँ से अलग हो जाए, ऐसा नहीं होता है ग्रीन स्टिक में। ये क्या होती है, थोड़े से इस पर क्या होता है, ब्रेकेबल आ जाते हैं, मतलब थोड़े से हल्का से यहाँ से स्क्रैचेज या कहें कि फ्रैक्शन आ जाता है, फ्रैक्स हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो कोई गीली एक प्रकार की लकड़ी है, हरी लकड़ी है, ठीक है, ग्रीन प्रकार की ब्रांचेज है, हरी आप डालियां देखा होगा पेड़ों की, जब उनको तोड़ते हैं ना, तोड़ा जाता है तो क्या होता है, पूरी तरह टूटनी थी, लच जाती हैं, उनके दो पार्ट नहीं होते। इसी को कहते हैं ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर के नाम से जानते हैं और ये बच्चों में अक्सर देखने को मिलता है। ये देखने को मिलता है कौन से ईयर्स में, 10 साल से जो कम बच्चे होते हैं, 10 ईयर्स लेस देन 10 ईयर से जो कम के बच्चे होते हैं उसमें क्या होता है, ये चीज़ें देखने को मिलती है, क्या, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर्स। यहाँ पर भी एक पॉइंट लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। अधिकांश जो ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर होता है 10 वर्ष से कम आयु के एज के बच्चों में देखने को मिलता है। हिंदी में यह लिखा है, इंग्लिश में यहाँ पर पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर है 10, क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ सकते हैं, अपना आंसर बताएं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 100 दिन की खांसी के नाम से किस रोग को जाना जाता है, विच डिसीज नोन एज हैंडेड डे कफ। कौन सा डिसीज होता है, ऑप्शन क्या है इसका, ऑप्शन इसका बी, पर्ट्यूसिस डिसीज को क्या कहा जाता है, हैंडेड डेज का कफ कहा जाता है। इसी को हिंदी में क्या कहते हैं, कुकुर खांसी कहते हैं। क्या, कुकुर खांसी या काली खांसी कहते हैं। काली खांसी आप लिख लीजिए या कुकुर खांसी आप लिख लीजिए।
ठीक है, पर्टोसिस को कहते हैं। अगर ऑप्शन में पर्टोसिस ना हो 100 दिन वाली खांसी को, तो आपको ध्यान रखना है वूपिंग कफ लिखा मिलेगा आपको। क्या मिलेगा? वूपिंग कफ लिखा मिलेगा, COUGH, ये आपको मिलेगा। तो आपको ध्यान रखना है पर्टोसिस होगा, पर्टोसिस का ये तो मीनिंग होता है, ठीक है, वूपिंग कफ। यहाँ पर पढ़ सकते हैं आप, देख सकते हैं वूपिंग कफ आल्सो नोन एज द पर्टोसिस, वूपिंग कफ को ही पर्टोसिस कहा जाता है, या यूं कहें पर्टोसिस आल्सो कॉल्ड द वूपिंग कफ। ठीक है, पर्टोसिस को ही क्या कहा जाएगा? वूपिंग कफ। इसी को क्या कहते हैं? हैंटेडेज कफ कहते हैं, मतलब 100 दिन की खांसी। इज आ हाईली द कंटाजियस द बैक्टीरियल डिसीज, ये बैक्टीरिया के माध्यम से होती है और कंटाजियस डिसीज होती है। ठीक है, इनके संपर्क में नहीं आना चाहिए, नहीं फिर आपको भी पर्टोसिस हो सकता है। Initial the symptoms are the usually similar to the those of the common cold with the running nose and a fever and the mild cough। इसमें होता क्या है? इसके जो लक्षण होते हैं कॉमन कोल्ड, उनको जुकाम बना रहता है, रनी, उनकी नाक बहती रहती है, फीवर आ जाता है, और माइल्ड कफ, थोड़ा थोड़ा उनको खांसी होता है। बाद में क्या होता है? 1-2 सप्ताह, 1-2 वीक बाद क्या होता है? 1-2 सप्ताह बाद उनको बहुत ज़्यादा मात्रा में स्टार्ट हो जाता है, और फिर वो काफ़ी लंबे टाइम तक रहता है, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने तक। इसीलिए इसे कहा जाता है हैंडेड ऑफ कफ कहा जाता है। किसको? पर्टोसिस को कहा जाता है, या दोनों में इसी का मतलब लिखा है ये वूपिंग कफ। हिंदी में लिख लें काली खांसी या कुकुर खांसी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, समरी समझ गए होंगे आप। क्वेश्चन नंबर हमारा 11, समय से पूर्व स्तनों का विकास क्या कहलाता है? व्हाट इज द डेवलपमेंट ऑफ द प्री मैच्योर ब्रेस्ट? समय से पहले अगर स्तनों का या ब्रेस्ट का विकास हो जाता है उसे क्या कहते हैं? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अपना आंसर बताएं, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम से में पूछा जा चुका है। ऑप्शन है इसका बी, प्रेमेच्योर थैलार्जी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रेमेच्योर थैलार्जी कहा जाता है। एक बात ध्यान रखें, यहाँ पर कभी कभी प्रेमेच्योर लिखा हुआ नहीं मिलता, आपको डायरेक्टली मिल जाएगा थैलार्जी मिल जाएगा, तो ध्यान रखें थैलार्जी अगर होगा यहाँ पर क्वेश्चन में इस तरह हिंदी इंग्लिश में देख लें, प्रीमेच्योर ब्रेस्ट, ये क्वेश्चन में तो ये लिखा मिलेगा आपको कि समय से पूर्व अगर स्तनों का विकास हो जाता है तो उसे थैलार्जी के नाम से जानते हैं। क्या? थैलार्जी के नाम से जानते हैं। तो आपको प्रीमेच्योर नहीं भी लिखा होगा, यहाँ पर लिखा पिबॉर्चे, मिनार्की कुछ लोग पढ़ते हैं इसको, थैलार्की भी पढ़ते हैं, और थैलार्ची भी कई लोग इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं। तो कई जगह इसका कई डिफरेंट टाइप आपको, इसलिए आपको स्पेलिंग भी ध्यान रखना है, और थैलार्ची भी कई जगह बताया गया है मोस्टली, तो आपको ध्यान रखना है थैलार्ची। लेकिन प्रीमेच्योर नहीं लिखा होगा तब भी आपको मानना है क्या? थैलार्ची। होता क्या है? प्रीमेच्योर किसे कहा जाता है? 7 साल से पहले जब ब्रेस्ट का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है तो उसे कहा जाता है थैलार्ची के नाम से। कितने? 8 साल के पहले, मतलब 7 या 8 के पहले स्टार्ट हो जाएगा, उसको थैलार्ची के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये वो गर्ल्स में होता है। ठीक है, और पॉइंट लिखा है यहाँ पर, प्रीमेच्योर थैलार्ची द ब्रेस्ट हाइपरट्रॉफी द बिफोर द प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के पहले आ जाता है। प्यूबर्टी कब स्टार्ट होता है? 10 साल के आसपास स्टार्ट होता है, 10 साल के बाद स्टार्ट होता है, लेकिन वो क्या होता है? 8 साल के पहले ही ब्रेस्ट का विकास होने लगता है। तो ठीक है, तो इसी को कहा जाता है क्या? थैलार्ची के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन भी है यहाँ पर, दिस फॉर्म ऑफ द हाइपरट्रॉफी इज द एन इंक्रीज इन द ब्रेस्ट टिश्यू, उनके ब्रेस्ट में क्या होता है? ब्रेस्ट टिश्यू बहुत ज़्यादा मात्रा में बनने लगते हैं, इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? थैलार्ची कहते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 12, 12 नंबर पढ़ सकते हैं, अपना आंसर बताएं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है आंसर इसका? क्वेश्चन नंबर 12 पे दिया गया, इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। बच्चों एवं किशोरों में मोटापा की सही व सटीक पहचान के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? विच इज द यूज द एक्यूरेट एंड द एक्यूरेट आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ओबेसिटी इन, यहाँ पर 2 बार लिखे, एक बार लिख सकते हैं आप यहाँ पर, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ओबेसिटी इन चिल्ड्रेन एंड द एडोलसेंट्स। यहाँ पर बताया गया कि जो बच्चे होते हैं या किशोर होते हैं, एडोलसेंट होते हैं, 14-15 साल के जो बच्चे होते हैं, इनमें मोटापा बढ़ जाता है, उस चीज़ को हम कैसे पहचानेंगे, क्या सही तरीका है? तो ये दिया गया है सही तरीका, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अपना आंसर बता सकते हैं आप। ऑप्शन इसका बी, BMI कहा जाता है। क्या कहा जाता है? BMI। BMI का पूरा नाम होता है बॉडी मास इंडेक्स। कई बार एग्जाम में पूछा गया है BMI का पूरा नाम क्या होता है? बॉडी मास इंडेक्स होता है। यहाँ पर लिख सकते हैं BOD, बॉडी मास इंडेक्स, INDEX, बॉडी मास इंडेक्स, आप लिख लें, इसे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर पढ़ सकते हैं आप, जो BMI हैज बिकम द स्टैंडर्ड एज द रिलेबल इंडिकेटर ऑफ ओवरवेट एंड ओबेसिटी। BMI से ओवरवेट के बारे में पता करते हैं, ओबेसिटी मोटापा आ जाता है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। किससे? BMI के बारे में। ये बच्चों में हो सकता है, किशोरों में हो सकता है, और भी एडल्ट पर्सन में हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 13 नंबर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। किसी व्यक्ति का BMI स्कोर कितना अधिक होने पर मोटापा कहलाएगा? कोई व्यक्ति है, पर्सन है, वो कितना ज़्यादा उसका BMI हो जाएगा तो हम उसे कहेंगे कि ये बहुत ज़्यादा ओबेसिटी हो गया, मोटा हो गया। हाउ हाई इज द पर्सन BMI स्कोर, व्हाट विल बी द कॉल्ड द ओबेसिटी? ऑप्शन क्या होगा इसका? ऑप्शन इसका डी, 30
जब उसका बीएमआई स्कोर फ्रेंड्स 30 से ज़्यादा हो या 30 हो जाएगा या 30 से ज़्यादा होगा, तब हम उसे कहेंगे ओबेसिटी आने लगी उसके अंदर, मतलब मोटापा आ गया, बहुत ज़्यादा चर्बी हो गई, मतलब वो जैसे ऐसे पर्सन होगा वो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। इस तरह उसका पेट एट ये हाथ पैर ये सब यहाँ का जो फैट होता है बहुत बढ़ जाता है। इसको क्या कहेंगे, 30 से ज़्यादा जो बीएमआई स्कोर होगा, अगर 30 से ज़्यादा हो गया ना, 30 से ज़्यादा, तो वो क्या कहलाएगा, ओबेसिटी होगा, मोटापा हो जाएगा उसका बहुत ज़्यादा। एक पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पर, पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे भी फोकस करें, ध्यान दें। अगर किसी भी व्यक्ति का इफ द बीएमआई स्कोर 30 से ज़्यादा है, हायर है, तो वो व्यक्ति क्या कहलाएगा, वो विद इन ओबीज रेंज में आ जाता है। ओबीज रेंज के अंतर्गत वो चलने लगता है, ठीक है। 30 से 35 वाला क्या होता है, ओबीज के रेंज में आता है। ओबीज मतलब होता क्या है, बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 14 नंबर, 14 नंबर पढ़ें, अपना आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 14, किसी व्यक्ति का बीएमआई स्कोर कितने से कम होने पर अंडरवेट कहलाएगा। यहाँ पर अंडरवेट की बात कर रहे हैं। अब पहले हम बात किया था मोटापा कब आ जाएगा, अब अंडरवेट कब कहेंगे उसे, बीएमआई अगर उसका इतने से कम है, कितने से, इतने से। यहाँ पर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देख सकते हैं, हाउ लॉन्ग इज द पर्सन द बीएमआई स्कोर, व्हाट विल बी कॉल्ड दी अंडरवेट, कब उसे अंडरवेट कहेंगे कि वो व्यक्ति अंडरवेट है, अगर उसका बीएमआई इतने से कम है। ऑप्शन इसका ए फ्रेंड्स 18.5, मतलब 18.5 से अगर लेस है, लेस देन 18.5, लेस देन 18.5 कॉल्ड अंडरवेट पर्सन्स, क्या कहलाएगा, अंडरवेट कहलाएगा। अगर 18 से कम है, 18.5 से कम है, तब वो व्यक्ति अंडर वेट कहलाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, ध्यान रखें। ऑप्शन ए होगा। इसके बारे में डिटेल्स में आपको समझा देते हैं क्या होता है और कब क्या कहेंगे इसे। काफ़ी अच्छे पॉइंट है यहाँ पर मेंशन किया हमने। यहाँ पर लिखा है नॉर्मल जो रेंज होती है, जो व्यक्ति फिट होगा, बीएमआई जिसका नॉर्मल होगा, वो 18 से 25 के बीच में होगा। 18.5 से 25 के बीच वाला क्या कहलाएगा, नॉर्मल वाला व्यक्ति होगा, ठीक है। और जो अंडरवेट कहलाएगा वो 18 से कम होगा। जब नॉर्मल में हमारा लास्ट पॉइंट 18 है, तो इससे जब कम होगा तो वो अंडरवेट कहलाएगा, जाहिर सी बात है। कितना कहलाएगा, अंडरवेट कहलाएगा। ये अंडरवेट का लिखा है। फिर ओवरवेट कब कहलाएगा, जब उसका बीएमआई रेंज 25 से 29.5 होगा, मतलब 25 से 29.5 के बीच में होगा, तब वो क्या कहलाएगा, ओवरवेट कहलाएगा। अब जब वो मोटा हो जाएगा, मोटापा जब 30 से ज़्यादा हो जाएगा उसका बीएमआई, बीएमआई कितना होगा उसका भैया, जब 30 से ज़्यादा हो जाएगा, 30 से अधिक हो जाएगा, तब उसको क्या कहेंगे हम, वो क्या है, ओबेसिटी में है। ओबेसिटी का मतलब होता है मोटापा, ओवरवेट का मतलब होता है वेट अधिक हो जाना, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर लिखा है, ये सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, लिख लें। आपको ये जानकारी एक जगह कहीं पर मिलेगी नहीं इतनी सारी, ठीक है। और कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है, आप समझ सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन क्या है, कहीं से भी बनाए जा सकते हैं। यहाँ बीएमआई लिखा है, बीएमआई का जो फार्मूला होता है भैया, यहाँ पर जो बीएमआई का फार्मूला लिखा है, सॉरी सूत्र जो लिखा है, सूत्र इसी कहते हैं, फार्मूला कहते हैं। वेट केजी में होना चाहिए, हाइट ये स्क्वायर है भाई, यहाँ पर स्क्वायर पे देख सकते हैं। यहाँ पर बीएमआई का जो फार्मूला होता है वो बीएमआई का होता है वेट केजी में होना चाहिए। यहाँ पर किस में होना चाहिए, केजी में, अपान हाइट का स्क्वायर, किसका, हाइट का स्क्वायर। मान लो आपका जो वेट है वो 50 केजी है, कितना, 50 केजी है, तो आपका वेट, आपका जो हाइट है कितना है, मान लो 2 मीटर है या 1 मीटर मान लो, तो इसका स्क्वायर करेंगे और फिर इससे डिवाइड करेंगे, जो आएगा वो आपका क्या होगा, बीएमआई। आप इसके रेंज में देखेंगे, इसके रेंज में देखेंगे कि आपका बीएमआई कितना निकला। अगर आप नॉर्मल हैं तो आपका बीएमआई इसके बीच में आएगा, ठीक है। अगर आपका अंडरवेट है तो आपका बीएमआई डिवाइड करने के बाद इतने यहाँ पर आएगा, ठीक है। अगर आपका जो बीएमआई ओवरवेट है तो इसके बीच में आएगा जब आप बीएमआई निकालेंगे। बीएमआई मतलब यहाँ पर वेट लिखोगे केजी में, 50 किलो, 70 किलो, जितना भी हो, 35 किलो। आपकी हाइट कितनी है, 1.2 मीटर है, कितनी मीटर, इसका स्क्वायर करोगे, इससे जी स्क्वायर करने से जो आएगा इसका डिवाइड कर दोगे और जो आएगा वो बीएमआई होगा। यहाँ पर आप चेक कर लेंगे हमारा अगर इसके बीच में आया है, हम किस हालत में है, क्या कंडीशन है मेरी। क्वेश्चन नंबर है हमारा 15, शिशु अवधि कितनी होती है। शिशु की जो यहाँ पर पूछा गया, नियोनेट्स जो होते हैं ना, शिशु की अवधि कितनी होती है नियोनेट्स की, बता सकते हैं अपना आंसर। ऑप्शन होगा इसका शिशु के लिए जो होता है, यहाँ पर देख सकते हैं इन्फेंट, यहाँ पर पूछा गया है इन्फेंट के लिए, इंग्लिश में यहाँ पर इन्फेंट आप लिख लें, कंप्लीट हो जाएगा, क्लियर होगा। जन्म से 1 वर्ष के जो बीच के बच्चे होते हैं उन्हें इन्फेंट कहा जाता है। यहाँ पर इंग्लिश में लिख सकते हैं आप, जो इन्फेंट पीरियड होता है, इन्फेंट पीरियड इंग्लिश में लिख लें, व्हाट इज द पीरियड ऑफ द इन्फेंट। इंग्लिश में आप लिख सकते हैं यहाँ पर व्हाट इज द पीरियड ऑफ इन्फेंट। इन्फेंट का होता है, शिशु से आपको क्लियर नहीं हो रहा होगा, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है जो इन्फेंट होगा उसका जो
टाइम पीरियड होगा, कितने से कितने वर्ष के बच्चों को, कितने से कितने महीने के बच्चों को हम इन्फेंट कहते हैं। तो इन्फेंट यहाँ पर लिख सकते हैं, शिशु भी लिखा रहने दें और ब्रैकेट में आप इन्फेंट लिख लें, या इंग्लिश में हम जो लिख रहे हैं वो क्वेश्चन में आप लिख सकते हैं व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ, या व्हाट इज द पीरियड बिटवीन कॉल्ड द इन्फेंट। किस एज के या किस मंथ के बच्चे को, 0 से 12 महीने के बच्चों को क्या कहते हैं, इन्फेंट कहते हैं। ठीक है, या आपको इस तरह नहीं मिलेगा तो आपको ऐसे मिल सकता है 0 से 1 ईयर के बच्चों को, 0 से 1 ईयर के बच्चों को क्या कहेंगे, इन्फेंट कहेंगे। ऑप्शन इसका बी। यहाँ पर इंग्लिश में आप लिख लें, शिशु को ब्रैकेट के बाद लिख लें इन्फेंट, इन्फेंट के बारे में बात किया गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखा है ये इन्फेंट है। नियोनेट्स हमने बताया था, नियोनेट्स क्या होता है, जो 4 वीक का बच्चा होता है ना जन्म के बाद, जो लाइफ के जो पहले दिन होते हैं 4 वीक मतलब 28 दिन तक का, 4 वीक का मतलब 28 दिन का, उसको नियोनेट्स कहते हैं। इन्फेंट के लिए 0 से 12 महीने का टाइम इन्फेंट कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर एक पॉइंट आपको और क्लियर होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देख सकते हैं टॉडलर किस अवधि के बच्चों को कहा जाता है, व्हाट पीरियड चिल्ड्रेन आर कॉल्ड दी टॉडलर। तो ऑप्शन क्या होगा फ्रेंड्स, आंसर है इसका बी। 1 से 3 वर्ष के बच्चों को क्या कहा जाता है, टॉडलर कहा जाता है। इन्फेंट 0 से 12 महीने के बीच के मतलब 0 से 1 साल के बच्चों को इन्फेंट, नियोनेट्स 4 सप्ताह के बच्चों को या 28 दिन के बच्चों को। टॉडलर किसको कहा जाएगा, 1 साल से 3 साल के बच्चों को। महीने में अगर पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है 12 से 36 महीने के बीच में, 12 to 36 मंथ, ये भी लिख लें आप। यहाँ पर क्या है, ये भी लिख लें यहाँ पर अथवा लगा के और लगा के। ठीक है, 1 साल से 3 साल के बच्चों को क्या कहेंगे हम, टॉडलर कहेंगे। और टॉडलर के लिए अगर मंथ में बात करेंगे 12 to एक साल में 12 महीने होते हैं, तो इसलिए यहाँ से 1 साल हो जाएगा, फिर 24 में कितने 24 में होगा 2 साल, 36 में हो जाएगा 3 साल, तो इसलिए 1 साल से 3 साल के बच्चों को क्या कहेंगे, टॉडलर कहेंगे। मतलब 12 to 36 मंथ को क्या कहते हैं, टॉडलर कहते हैं। सभी आज क्लियर हो गए होंगे इन्फेंट क्या होता है, नियोनेट्स क्या होता है। इन्फेंट होगा 0 से 12, नियोनेट्स क्या होगा मतलब 4 वीक्स जन्म के पहले, और टॉडलर क्या होगा 1 to 3 ईयर्स। ओके, या इसी तरह दूसरे उस पर फॉर्म में समझाया, किड्स बिटवीन, जिन बच्चों का किड्स का क्या होगा 1 साल से 3 साल के बीच में होंगे उन्हें कंसीडर किया जाता है किसके, टॉडलर के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर है 17, पिछले वीडियो का क्वेश्चन है। यहाँ पर हमने पूछा था संकटग्रस्त बच्चों के लिए आपातकालीन जो सहायता नंबर होता है, हेल्पलाइन नंबर, आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर, वो कौन सा होता है। मोस्टली लोगों ने इसका सही आंसर दिया था, वो था ऑप्शन यहाँ पर 1098, सॉरी 1098 था यहाँ पर, आप ध्यान रखें यहाँ पर 8 था, 1098 होगा। कितना होता है 1098, यहाँ पर यहाँ से ओमिट कर लें, यहाँ पर 1098 होगा। ठीक है, यहाँ 4 की जगह 1098 होगा, यहाँ पर गलती हो गई हमसे दोबारा क्वेश्चन को लिखने में। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर 1098 होगा, ये लिखा हुआ है आंसर, आप यहाँ से मार्क कर लें अच्छे से। देख सकते हैं यहाँ पर 1098, 1098 ये आंसर सही है यहाँ से। ठीक है, ये चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है या बच्चों का सहायता नंबर है। इंग्लिश में पढ़ ले, 1098 इज द इंडियाज फर्स्ट 24 आवर्स, 24 घंटे उपलब्ध नंबर रहता है। ये इमरजेंसी नंबर होता है या फ्री, ये फ्री सेवा है गवर्नमेंट की तरफ से। आप कोई भी नंबर से ये नंबर डायल करेंगे आपको फ्री नंबर से लग जाएगा। और जो भी बच्चे डिस्ट्रेस होते हैं या संकट में होते हैं या आपातकालीन समस्याओं के लिए, इन बच्चों को मतलब आप कॉल करके इस नंबर पर बता सकते हैं, किसमें 1098 1098 पे आप कॉल करके। यहाँ पर आपको ऑप्शन में लिख लेना डी नंबर पर, यहाँ पर 8 था। ठीक है, 1098 ये आपातकालीन नंबर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपके लिए क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा और जरूर बताएं, एग्जाम में पूछा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। लिखा है राष्ट्रीय बाल नीति की घोषणा कब की गई थी, व्हेन वाज द नेशनल चिल्ड्रंस पॉलिसी अनाउंस्ड। क्वेश्चन पढ़ लें, अपना आंसर बताएं। ठीक है, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर, और जो भी ऑप्शन दिए गए हैं अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अपना आंसर जरूर बताएं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। चैनल पे नए इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर एक बार शेयर कर दिया करें। और नेक्स्ट वीडियो हमारा अभी इसी पे आएगा, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, ये हमारा पार्ट 2 था, अब हमारा पार्ट 3 आएगा, क्योंकि काफ़ी बड़ा चैप्टर्स है और इसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम वही करा रहे हैं। ठीक है, ज़्यादा बकवास नहीं करा रहे हैं। और यहाँ से आपके जरूर 15-18 क्वेश्चन थे, लेकिन आपको यहाँ से आपको एक क्वेश्चन में आपको 3-3, 4-4 क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छे से समझ लें ताकि कन्फ्यूजन ना हो आपको इन फ्यूचर, और आपका लेवल भी अच्छा हो जाएगा, इंक्रीजिंग आपका नॉलेज भी बहुत अच्छे से बढ़ेगा। ठीक है, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, थैंक यू।